हेलो दोस्तों। आज हम 13 फरवरी जनसत्ता के एडिटोरियल को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल यहाँ पर आए हैं और उनमें क्या क्या खास है और क्या क्या इम्पोर्टेंट है यूपीपीसीएस, यूपीएससी और अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि आज का कोटेशन क्या है, आज की 2 लाइन किसने कही हैं। हमारी सर्वोच्च सभ्यता में मनुष्य अभावों में मर जाते हैं, इसका कारण प्रकृति नहीं अपितु मनुष्य का अन्याय है। आप सोचिए, हमारी जो सर्वोच्च सभ्यता है, जिसको सो कोल्ड हम सर्वोच्च सभ्यता का नाम देते हैं, उसमें भी लोग मर जाते हैं। आप देखिए, क्या लोग प्रकृति की वजह से मरते हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात है, कुछ लोग प्रकृति की वजह से मरते हैं। और कुछ आप देखिए कि कितना क्राइम है, उस क्राइम की वजह से भी लोग अपनी जान गंवाते हैं। और कहीं ना कहीं प्रकृति की वजह से भी लोग नहीं मरते। अगर डायरेक्टली देखा जाए, प्रकृति को भी मनुष्य ही छेड़कर उसे खराब कर रहा है, जिसमें प्रकृति रिफ्लेक्ट करके उसके जो काम है उसको वापस कर रही है। ये बाढ़ का आना, बारिश का होना, ये तूफान आना, ये सब क्या है? ये मनुष्य द्वारा क्रिएट किए गए। प्रकृति, हमें लगता है प्रकृति कर रही है, लेकिन ये मनुष्य ने की है। चलिए देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, ये पहला ही आर्टिकल है, आयकर ढांचा बनाम आर्थिक विकास। जैसे आप देखिए, बजट पेश हुआ था, उस बजट के अंदर इनकम टैक्स 12,75,000 तक जो इनकम है मिडिल क्लास के लिए बहुत राहत की बात है, वो फ्री कर दी गई है, उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग ये आर्टिकल है। तो क्या लिखा है हम देख लेते हैं। आयकर सीमा में बढ़ोतरी का प्रावधान वित्त वर्ष 2025-26 अप्रैल से लागू होगा। यह अप्रैल से लागू होने वाला है। अब इस संदर्भ में यह भी बात समझनी होगी कि आगामी वित्त वर्ष की पहली 2 तिमाहियों तक इस प्रावधान के सकारात्मक असर देखने को नहीं मिलेंगे। अभी इसके सकारात्मक असर नहीं देखने को मिलेंगे, आगे अगर हो जाए तो अलग बात है। चलिए, आगामी वित्त वर्ष के लिए बजट में सबसे अधिक चर्चा आयकर में दी गई छूट के इर्द गिर्द ही है। कोई दो मत नहीं है कि केंद्र सरकार ने इस बार आयकर सीमा में अप्रत्याशित वृद्धि की है। इस संबंध में यह मांग अरसे से हो रही थी, यह एक दबाव भी था। मगर क्या सरकार का यह कदम आने वाले समय में आर्थिक विकास में तेजी लाएगा या इसे आर्थिक नीति के तौर पर माना जाएगा, जिसमें राजनीतिक दृष्टिकोण बड़ा रुख रखता था? यह अभी स्पष्ट नहीं है। प्रारंभिक तौर पर इसमें देखने को मिलता है कि आयकर छूट से नागरिकों के पास वित्तीय सरलता में तो बढ़ोतरी होगी और साथ ही इसके प्रत्यक्ष तौर पर 2 फायदे भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिलेंगे। भैया 2 फायदे इसमें मिलेंगे। कौन कौन से फायदे हैं? तो पहला फायदा देख लेते हैं कि पहला फायदा हमारा कौन सा है। ये रहा भैया पहला फायदा है, ये पहला फायदा क्या है? व्यक्तियों की क्रय क्षमता बढ़ेगी और दूसरा उनकी बचत बढ़ेगी। भाई आप देखो, जो आदमी 12 लाख रुपए कमाता था, 7-8 लाख रुपए कमाता था, उस पर टैक्स लग जाता था। अब वो आदमी 12 लाख कमाने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो वो अपनी खरीदारी को बढ़ाएगा। पहले कुछ पैसे टैक्स में चले जाते थे, तो वो थोड़ा सोचता था कि भाई इतने पैसे टैक्स में चले गए, थोड़ा हम खरीदारी कम कर देते हैं। अब 12 लाख तक अगर छूट है तो वो इंसान ज़्यादा चीज़ें खरीदेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को सीधा सीधा फायदा होगा। तीसरा फायदा यह भी हो सकता है कि दूसरा क्या है, उसकी बचत भी बढ़ेगी। भैया कुछ पैसा टैक्स में चला जाता तो सीधा सीधा बचेगा। तीसरा फायदा यह भी हो सकता है कि कुछ व्यक्तियों को इस वित्तीय बचत से अपने ऋण के भुगतान में भी सहायता मिले, जो पिछले कुछ वर्षों से अपने पास कम वित्तीय तरलता से जूझ रहे थे। यानी संभव है कि क्रेडिट कार्ड के बकाया भुगतान या मकान बनाने के लिए उनके द्वारा लिए गए वित्तीय ऋणों की मासिक किस्तों के कारण आर्थिक तरलता में हुई कमी को एक सहारा मिले। मतलब जो किस्तों पे आप वाहन खरीदते थे, किस्तों पे आप घर खरीदते थे, उसमें भी आपको काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। इस पक्ष पर अगर सिलसिलेवार समझने की कोशिश की जाए तो कुछ आंकड़ों को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत सरकार ने आगामी वित्तीय वर्षों के लिए सामान्य विकास की दर को 10% के आसपास प्रस्तावित किया है और महंगाई को 5% से कम। इससे स्पष्ट है कि जीडीपी की वास्तविक विकास की दर 6 से 7% के बीच ही बनी रहने की संभावना है। इसलिए मोटे तौर पर सभी को यह बात समझनी होगी कि अर्थव्यवस्था में इसलिए आर्थिक विकास की दर को बनाए रखने के लिए क्रय क्षमता में तेजी रखना सरकार की प्राथमिकता में है। अगर सरकार चाहती है कि उसकी जीडीपी बनी रहे तो क्रय क्षमता लोगों की बढ़ानी होगी। आई थिंक यही सोचकर ये निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही तस्वीर का दूसरा पक्ष एक अलग असलियत को भी सामने रखता है और वह यह बताता है कि भारत में आयकर देने वालों की संख्या मात्र 8 करोड़ के आसपास है, जो कुल आबादी का मात्र 5% है। सोचो, 140 करोड़ लोगों में से सिर्फ 8 करोड़ लोग हैं जो टैक्स दे रहे हैं, बाकी कोई टैक्स ही नहीं देता, है ना। इससे पहले आयकर सीमा 7 लाख रुपए थी, जिसे सरकार ने इस बार बजट में बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया। लेकिन इस आयकर सीमा के अंतर्गत आने वाले करदाता 3 करोड़ या उससे कम ही हैं।
सोचो आप, यानी 3 करोड़ करदाता के औसतन 15 करोड़ जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें इस कर मुक्त सीमा का फायदा मिलेगा। तो क्या 140 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले मुल्क में आर्थिक विकास की जिम्मेदारी चाहे क्रय क्षमता बढ़ाने के संदर्भ में हो या आर्थिक बचत के हिसाब से हो, मुल्क के इस छोटे से तबके पर ध्यान देना तर्कसंगत है? भैया आप मुझे बताओ, ये जो 12 लाख है, ये जो टैक्स दे रहे हैं भैया, है कितने लोग ही? सोचो, आप सोचो 15 करोड़ के तो और भी कम हो जाएंगे। जबकि भारत जीडीपी के हिसाब से चाहे विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था का मुकाम रखता है, पर प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से विश्व में बहुत पीछे है। जीडीपी में तो 5वां स्थान है, लेकिन अगर पर हेड पर व्यक्ति के हिसाब से देखें तो अभी भी वो काफ़ी पीछे है। आयकर सीमा बढ़ोतरी का प्रावधान वित्त वर्ष 25-26 अप्रैल से लागू होगा, अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। अब इस संदर्भ में यह भी बात समझनी होगी कि आगामी वित्त वर्ष की पहली 2 तिमाहियों तक इस प्रावधान के सकारात्मक असर देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि दिवाली तीसरी तिमाही में आती है और भारत में क्रय क्षमता का असली शक्ति प्रदर्शन उसी दौरान होता है, क्योंकि जैसे ही दिवाली आती है तो लोग चीज़ें खरीदना शुरू करते हैं। जो चीज़ नहीं खरीद रहा है वो भी चीज़ें खरीदना शुरू कर देता है। इस बजट के बाद से एक और चर्चा बहुत आम रही है कि आयकर की इस सीमा में बड़ी वृद्धि को मध्य वर्गीय व्यक्ति और उसके परिवार से प्रत्यक्ष तौर पर जोड़ दिया गया है, जो कि उचित नहीं है। भारत में मध्य वर्गीय व्यक्ति आबादी के करीबन 60% से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली है ना, वो 60% है। जबकि आयकर सीमा में बढ़ोतरी का फायदा मात्र 3 करोड़ परिवारों को होने वाला है, जो कुल जनसंख्या के 10% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब जिनको फायदा होगा इस टैक्स का वो 10 करोड़ लोग होंगे। इसलिए इस करमुक्त सीमा के प्रावधान को पूर्ण रूप से मध्यवर्गीय व्यक्तियों के साथ जोड़ना अनुचित है, क्योंकि ये प्रावधान उच्च मध्यवर्गीय व्यक्ति को ही प्रभावित करता है। देखो भाई, मध्य में भी 2 लोग आते हैं, मध्य वर्गीय में भी 2 आते हैं, ऐसा नहीं है। मध्य वर्गीय में भी 2 आते हैं, ऐसा नहीं है कि मध्य वर्गीयों में जो है हमारे एक ही आता है। मध्य वर्गीयों में एक तो वो आते हैं जो सिंपल मध्य वर्गीय हैं, एक वो हैं जो उच्च मध्य वर्गीय हैं, एक मीडियम फैमिली है और एक अपर मीडियम फैमिली है ना। चलो, वित्त वर्ष 2017-18 से वर्ष 2024 है ना, तो कुल मिलाकर वो 10% है, तो उनको फायदा होगा, इससे कहीं ना कहीं उनको फायदा होगा। ठीक है, चलिए। वित्त वर्ष 2017-18 से वर्ष 2024 प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्तियों की आय में 6% से अधिक की कमी देखी गई है, जबकि स्वयं नियोजित रोजगार वाले लाखों व्यक्तियों को आय में 9% से अधिक की कमी दर्ज की गई है। ठीक है, यहाँ यह बताना अत्यंत आवश्यक है कि जिन आय करदाताओं को इस आयकर सीमा बढ़ोतरी से फायदा होगा वो कुल वेतनभोगियों का मात्र 25% है। सोचिए आप, बाकी बचा 75% वह वेतनभोगी तबका है जिनके वेतन में पिछले 6-7 वर्ष से बहुत अधिक वृद्धि दर्ज नहीं की गई है। मतलब जो लोग टैक्स देते हैं उन 100 में से सिर्फ 25% ऐसे हैं जिनकी जो आयकर सीमा है वो इसके रेंज में आएगी, 12 लाख की रेंज में। बाकी 75 इससे नीचे उनकी सैलरी बढ़ी नहीं। और इसके अलावा महंगाई दर का 4 से 5% के बीच बनी रहना तथा खाद्य पदार्थ की महंगाई का 8% के स्तर पर पहुंचना उनके लिए अत्यंत कष्टदायक है, क्योंकि जीएसटी की दरों में किसी भी तरह के परिवर्तन की कोई कम उम्मीद अभी नहीं दिखती है। फिर आगे चलते हैं। सरकार ने बजट प्रस्तुत करते समय आयकर सीमा में इतनी बड़ी राहत देकर एक तरह से तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक नुकसान का भी प्रस्तावित किया है। इतना सरकार को नुकसान झेलना पड़ेगा। ज्ञात रहे कि 3-4 वर्ष पहले जब सरकार ने कंपनियों के करों को दर में कमी की थी तो उसने एक प्रकार से 1.5 लाख करोड़ का घाटा प्रस्तावित किया था, जबकि वित्तीय नुकसान उससे दोगुना हुआ था। यह समझना भी अत्यंत आवश्यक है कि इस आयकर सीमा बढ़ोतरी से प्रति व्यक्ति आय और न्यूनतम आयकर की सीमा के बीच का अंतर 6 गुना से अधिक हो गया है ना। क्या यह पक्ष भारत में गरीबी के सामने को अत्यंत प्रभावित नहीं करेगा, आर्थिक विषमता की ओर अधिक गहरा नहीं करेगा? 90 के दशक के आर्थिक सुधारों के समय भारत में प्रति व्यक्ति आय और न्यूनतम आर्थिक सीमा के बीच का अंतर 3 गुना हुआ करता था, अब ये बढ़कर 6 गुना हो गया है। अमेरिका में आज यह अंतर 2 गुने से भी कम है। देखो, अमेरिका में 2 गुने से कम है, भारत में 6 गुना हो गया है। ऐसे समय भारत में इसका 6 गुना के स्तर पर पहुंचना आने वाले समय आर्थिक विकास में किस तरह से कि अधिक सुविधाजनक होगा, यह अभी बहुत स्पष्ट नहीं है। कुल मिलाकर इतना क्लियर कट नहीं कहा जा सकता। अब जरा देखते हैं लास्ट वाले पैराग्राफ में जो कंक्लूजन है वो उसने क्या कहे हैं। यहाँ वो कहीं ना कहीं कंक्लूजन की बात करेगा। देखते हैं इस पैराग्राफ में वो कंक्लूजन की जो बात कर रहा है उस कंक्लूजन में वो क्या कहना चाह रहा है।
फिर भी इस कदम के बहुत सकारात्मक पक्ष आने वाले समय में ही दिखेंगे। इससे निजी आर्थिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि यह व्यक्ति की आर्थिक क्षमता को यकीन बढ़ाएगा। इसके अलावा लोगों को इससे बढ़ने वाली आर्थिक बचत का फायदा भी आने वाले दिनों में भारतीय पूंजी बाजार, बैंकिंग क्षेत्र, जमीन जायदाद कारोबार क्षेत्र आदि में देखने को मिलेगा। इसके अलावा विभिन्न वैश्विक परिस्थितियों में हो रहे बदलाव के कारण भी भारत के घरेलू बाजार में आर्थिक तरलता में बढ़ोतरी आवश्यक थी, जिसे राज्य सरकार ने समय रहते ही भांप लिया और अप्रत्याशित वैश्विक कदमों से निपटने के लिए सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम समझा जा सकता है। तो जब एग्जाम में अगर इस पे कोई टॉपिक आता तो आप इस कंक्लूजन में अपना कुछ ऐड करके लिख सकते हैं। चलिए, शानदार आर्टिकल था और ये जो सरकार ने करों में जो छूट दी है उसके ऊपर ये आर्टिकल था। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा क्या नेक्स्ट है, खैरात के खिलाफ, जिसको आपने सुना होगा फ्री की रेवड़ी। ठीक है, तो फ्री की रेवड़ी के बारे में जो आर्टिकल आया उसके बारे में देख लेते हैं क्या है। किसी भी सरकार की कामयाबी इस बात से आंकी जाती है कि उसने नागरिकों के लिए काम का कैसा वातावरण बनाया और देश के आर्थिक विकास में उसको कितना योगदान सुनिश्चित किया। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर आपने देखना हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी को, कि उसने कितना डेवलपमेंट किया, कितना, तो लोगों के लिए सीधा देखो लोगों के लिए कितना काम किया। ये नहीं कि उसने लोगों को कितना खैरात दी, कितना फ्रीबीज दी, फ्री की रेवड़ी कितनी दी, नहीं, ये नहीं। मगर हमारे यहाँ गरीबी उन्मूलन के नाम पर चलाई जा रही खैरात की योजनाओं को उपलब्धि की तरह रेखांकित किया जाने लगा है। सोचो, सड़क नहीं बनी, काम चलेगा, स्कूल नहीं बना, काम चलेगा, अस्पताल नहीं बने, काम चलेगा। सिर्फ अब उपलब्धि राजनीतिक पार्टी कौन क्या गिनाते हैं अपनी, कि हमने फला को हर महीने ये दे रहे हैं, फला में हर महीने 2000 रुपये दे रहे हैं और फ्री बस सेवा दे रहे हैं, फ्री यूनिट बिजली दे रहे हैं। जब भी कोई चुनाव आता है तो हर राजनीतिक दल बढ़ चढ़कर मुफ्त की योजनाओं को फहरिस्त पेश करना शुरू कर देते हैं। इस पर उचित ही सर्वोच्च न्यायालय ने नाराजगी जाहिर किया। मतलब सुप्रीम कोर्ट भी इसके बारे में कह चुका है कि भाई ये चीज़ सही नहीं है, कहीं ना कहीं देश की जीडीपी को इसमें नुकसान होता है। अदालत ने कहा कि वोट के लालच में मुफ्तखोरों और परजीवियों को एक वर्ग तैयार हो रहा है। लोगों को बिना किसी काम के मुफ्त राशन पैसा देना सही नहीं है। आप देखेंगे कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो लोग अब काम क्यों करेंगे? उन्हें खाना मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, तो वो अब काम करने क्यों जाएंगे? सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि वह इन लोगों को मुख्यधारा में लाएं ताकि वे भी इस देश के विकास में योगदान दे सकें। सरकार को उनको फ्री देने से अच्छा है कि उनको काम दें ताकि वे लोग भी अपना योगदान दे सकें। पहले भी मुफ्त की योजनाओं को लेकर गुहार लगाई गई थी, तब अदालत ने कहा था कि चुनाव में ऐसी घोषणाओं से परहेज किया जाना चाहिए, मगर किसी भी दल ने उस नसीहत को गंभीरता से नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट सजेशन दे चुका है, लेकिन इसको कोई भी गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं है। चलिए, यह ठीक है कि कोई भी सरकार अपने नागरिकों को भूख से नहीं मरने दे सकती, इसलिए भोजन का अधिकार कानून लाया गया था, मगर इसका अर्थ यह नहीं कि देश की एक बड़ी आबादी को इस तरह मुफ्तखोर अकड़ बना दिया जाए। भाई सही बात है, लोगों को खाना खाने का भी अधिकार है, लेकिन ये नहीं कि भाई आप 80 करोड़ को दे रहे हैं, इतने ज़्यादा लोगों को, उससे कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है और लोग जो है उनकी काम करने की इच्छा खत्म हो जाती है, वो अकर्मण्य बनने लगते हैं। यह व्यवस्था तभी होनी चाहिए जब लोगों को काम न मिल सके। हर परिवार को काम देने की गारंटी के साथ मनरेगा कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसमें कम से कम 100 दिन का काम देने की गारंटी दी गई थी। कम से कम मनरेगा बेटर देन मुफ्त की रेवड़ी। मगर उस कार्यक्रम की स्थिति यह है कि हर वर्ष उसमें पंजीकृत लोगों की कटौती हो रही है। कुल मिलाकर देखो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, असल में वो अपनी योजनाओं को ही सपोर्ट करती है। वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की योजनाओं को समझती है कि बेकार है, उनको डिग्रेड करती है। नहीं देखती हमें पार्टी से नहीं कनेक्शन है, हमें मतलब है उस योजना से। अगर वो योजना लोगों का फ़ायदा कर रही है, अगर वो योजना देश के हित में है, तो उस योजना को बढ़ाया जाना चाहिए, चाहे वो योजना किसी भी पार्टी के द्वारा चलाई गई हो। धन का आवंटन और काम के दिन घटते जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को अब वर्ष में 50 दिन काम भी मुश्किल से मिल पाता है। अब देखो, ये मनरेगा जो है कितनी बड़ी योजना है, इसमें काम लोगों देते हैं और उनको फिर पैसा मिलता है। मतलब इसमें फ्री नहीं है, काम का मोटिवेशन है। लेकिन अगर आप फ्री की रेवड़ी, फ्री बिजली, 200 यूनिट बिजली फिर कर रहे हैं महिलाओं को पर महीने, तो वो मनरेगा में क्यों जाएगी? सोचो आप, ये घटने का रीज़न एक ये भी तो हो सकता है, जिस लेडी को हर महीने 2000 रुपये मिल रही होंगी, वो मनरेगा में जाके काम क्यों करेगी? जिस इंसान को 2000 रुपये बस की फ्री, बिजली फ्री मिली, खाना फ्री, तो वो काम क्यों करेगा? ऐसी स्थिति में सरकारें किसानों, महिलाओं आदि को हर महीने नकदी हस्तांतरण करने के वादे कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन, महिलाओं और किसानों के नकदी हस्तांतरण, बिजली पानी मुफ्त देने जैसी योजनाओं के कारण कई राज्य सरकारों पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ गया है। जाहिर है कि इससे देश की तरक्की की कोई अच्छी सूरत नहीं बनती। सोचो, कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या इससे हमारे देश को फ़ायदा होगा? बिल्कुल नहीं होगा, इससे हमें देश को फ़ायदा नहीं होगा। यह स्वाभाविक है कि जब लोगों को मुफ्त का राशन और नकदी मिलेगी तो वे शारीरिक श्रम करने से बचेंगे। देखो, वही बात आ गई, वो काम क्यों करना चाहेंगे?
सर्वोच्च न्यायालय की चिंता वाजिब है कि देश की बड़ी आबादी को खैरात की योजनाओं से एकड़मने बना देना देश के विकास में रोड़े अटकाने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि भैया फ्री मत दो, इससे लोग काम करना छोड़ देंगे, काम करना छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं देश की तरक्की में कठिनाई होगी, लोग एकड़मने बन जाएंगे। अब धीरे धीरे लोगों में मानसिकता बनती गई लगती है कि वे मुफ्त की योजनाओं को अपना अधिकार समझने लगे हैं और चुनावों के दौरान नजर टिकाए रहते हैं कि कौन सा दल क्या क्या और कितनी मुफ्त की योजनाएं देने का वादा करेगा। जहां उनको ज़्यादा फ्री मिलेगा और वहाँ वो वोट देकर चले आएंगे। यह मानसिकता ज़्यादा खतरनाक है। किसी भी देश का विकास अपने नागरिकों की खैरात पर जीवन जीने को प्रोत्साहित करके संभव नहीं हो सकता। योजनाएं ऐसी बननी चाहिए जिनसे लोगों को काम के अवसर पैदा हो, वे कमाकर खाएं और स्वाभिमान के साथ जीवन जी सकें। उचित तो यह होगा कि सभी राजनीतिक दल तय कर सके चुनाव मुद्दों पर लड़ेंगे और खैरात की योजनाओं सिर्फ उन लोगों के लिए बनेगी जो बहुत ज़रूरतमंद होंगे। अब हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि फ्री की रेवड़ी सब बंद कर दिया, भाई फ्री उनको दिया जाए जो उसके काबिल है, जो उसको लेना चाहते हैं। मतलब कुल मिला के फ्री का कल्चर सबके लिए बंद होना चाहिए। जो बिल्कुल ही बैकवर्ड हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल सही नहीं है, उनको ये योजनाएं दी जानी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा निष्पक्षता पर सवाल, और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के बारे में ये हमारा आर्टिकल है। और देखते हैं इस आर्टिकल में क्या कहा गया है, क्या यहाँ पर मुद्दा है। भारत निर्वाचन आयोग लगातार विवादों में है। पिछले कुछ वर्षों में उसकी निष्पक्षता पर अनेक बार सवाल उठे हैं। जिस प्रकार के आरोप उस पर लगते रहे हैं वह देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए ठीक नहीं है। देखो चुनाव आयोग क्या है, ये जितने भी चुनाव हो रहे हैं वो कौन करा रहा है, चुनाव आयोग। तो अगर उसकी भूमिका पर सवाल उठे तो ये देश की लोकतांत्रिक संरचना के लिए सही नहीं है। आयोग ईवीएम से जुड़ी शिकायतें आज तक दूर नहीं कर सका है। गौरतलब है कि वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त अगली 18 फरवरी को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। अब नई नियुक्ति केंद्र की ओर से वर्ष 2023 में लाए गए नए कानून के तहत हो सकती है। इस पर भी सवाल उठे हैं। इस मुद्दे पर शीर्ष न्यायालय का कड़ा रुख दिख रहा है। उसने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख तय करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि इस बीच कुछ भी घटित होता है तो उसके परिणाम अवश्य भुगतने होंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल चेता दिया है चुनाव आयोग को भी और सरकार को भी कि हम पहले सुनवाई करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या करना है, इस बीच आप कुछ ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाया था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, प्रधान न्यायाधीश और नेता प्रतिपक्ष की स्वतंत्र समिति करे, पर सरकार ने समिति से प्रधान न्यायाधीश को हटा दिया और उनकी जगह किसी मंत्री को सदस्य बना दिया। मतलब आप इस बात को सोचें, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था तो सुप्रीम कोर्ट देखो क्या चाह रहा था, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ सुप्रीम कोर्ट क्या चाह रहा था। सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि जो हमारा चुनाव आयुक्त है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि उसकी जो नियुक्ति है एक तो प्राइम मिनिस्टर करे, प्राइम मिनिस्टर प्लस एक करे लीडर ऑफ अपोजिशन, है ना, लीडर ऑफ अपोजिशन, यहाँ पे लिखा है देखो नेता प्रतिपक्ष, है ना, लीडर ऑफ अपोजिशन नेता प्रतिपक्ष, और तीसरा करे हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अब आप इस बात को देखिए, ये कितना बढ़िया फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, है ना। यानी कि जहां 2 1 से हो जाएगा वो चुनाव आयुक्त हमारा नियुक्त हो जाएगा। अब आप मुझे देखिए, चलो ये तो हमेशा अगेंस्ट होंगे, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन, दोनों की थिंकिंग क्या होगी, डिफरेंट। यानी कि दोनों अलग अलग ज़्यादातर चांस ही होंगे। अब सारी बात डिपेंड करेगी सीजीआई पे, और सीजीआई जो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो क्या होता है भैया, न्यूट्रल होता है कि नहीं होता, क्या वो न्यूट्रल होता है कि नहीं होता, वो उसकी तरफ, उसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ रुख नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होता, हर इंसान का कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू है, लेकिन सीजीआई की जो भूमिका है वो तो न्यूट्रल है। तो आप इस बात को सोचिए कि ये कितनी बढ़िया शानदार थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाया था, लेकिन अब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कि नहीं, हम प्राइम मिनिस्टर भी लेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन भी लेंगे, और एक कैबिनेट मिनिस्टर ले लेंगे हम, कोई भी मंत्री, है ना, किसी मंत्री को, इसमें कैबिनेट नहीं किया गया है, किसी भी कैबिनेट मंत्री को, कोई भी मिनिस्टर, है ना, कोई भी मिनिस्टर यहाँ ले लिया जाएगा, कोई भी मिनिस्टर यहाँ हम ले लेंगे और तब जाके नियुक्ति करेंगे। तो आप मुझे एक बात बताएं, ये मिनिस्टर हमने ले लिया, मंत्री ले लिया, ये दोनों तो, इनके दोनों का तो पॉइंट्स ऑफ व्यू एक ही होगा, तो फिर लीडर ऑफ अपोजिशन का होने का कोई मतलब नहीं है। मतलब क्योंकि जब सिलेक्शन होगा तो जिसका के पास 2 वोट पड़ जाएंगी वो सिलेक्ट हो जाएगा, 1 वोट लीडर ऑफ अपोजिशन की होगी, जनरली इन दोनों के अगेंस्ट ही होगी, तो यानी कि कुल मिलाकर इसका कोई मतलब नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं इस बात से नाराज हुआ था कि जो हमने बनाया है सरकार ने उसको पलट दिया है। चलिए, तो ये हमने थोड़ा सा क्लियर करा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या चीज़ हमारी देखने को मिलती है। चले, यह चुनावी
यह चुनावी लोकतंत्र के विरुद्ध माना गया। अब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति केंद्र की इच्छा पर निर्भर हो गई है। विरोध इसी बात का है। मतलब लीडर ऑफ ओपोजिशन बिल्कुल नहीं चाहता है कि जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो वो सरकार करे, उसमें चीफ जस्टिस का भी रोल हो, लीडर ऑफ ओपोजिशन का भी रोल हो और प्राइम मिनिस्टर का भी रोल हो, जो कि है भी सही। चुनाव आयोग की प्रणाली कार्य, फिर आगे देखते हैं आगे इसमें क्या है। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से नागरिकों को जिस तरह भरोसा कमजोर हुआ है वह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं कहा जा सकता। दागी नेता आज भी चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन आयोग उन्हें रोक नहीं पा रहा है। आप देखिए दिल्ली में भी चुनाव हुए हैं, 70 विधायक चुने गए हैं और 70 में से 31 ऐसे लोग हैं जिन पर क्राइम है, जिन पर क्राइम की धारा लगी हुई है। सोचो 31 के आसपास ऐसे विधायक हैं जो किसी न किसी अपराध में शामिल हैं, और ऐसे वैसे अपराध में नहीं कि छोटी मोटी चोरी नहीं, महिलाओं के साथ यौन अपराध और अटेम्प्ट टू मर्डर वाले अपराध। तो सोचिए 70 से 31 ऐसे विधायक जब चुन के विधानसभा में जाएंगे तो जिन पर ये केस लगे हुए हैं वो इंसान खुद सही नहीं है, तो क्या वो सही सोच पाएगा देश के लिए? क्या वो दिल्ली के लिए सही सोच पाएगा? क्या वो दिल्ली के लिए सही कानून बना पाएगा? सोचने वाली बात है। इसमें कोई ये बात नहीं है कि ज़्यादा नेता किसके, इसमें बात है कि 70 में से 31 है, वो किस पार्टी के कितने कितने हैं वो हम बात ही नहीं कर रहे। हम तो बात कर रहे हैं कि कितने, हमें वो किस पार्टी कितने कितने वो हम उस पर बात नहीं कर रहे, क्योंकि उस पर अगर हम बात करेंगे तो फिर वो पॉलिटिकल एंगल हो जाएगा। कुल मिला के 70 में से 31 हैं, जिस भी पार्टी के वो हैं वो नहीं होने चाहिए थे। वहीं आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई में उसकी निष्पक्षता संदिग्ध दिखती है। मतलब कोई विपक्ष का नेता कुछ आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो चुनाव आयोग तुरंत कार्रवाई करता है, लेकिन जो सत्ता दल है किसी भी पार्टी का हो, आज नहीं ये चीज़ें पहले से चली आ रही हैं, तो वो उसके लिए इतना कड़ा रुख अपनाते हुए नहीं दिखता है। कहीं ना कहीं जो हमारे विरोधी पार्टियां हैं, विपक्ष पार्टियां हैं, उनको ये थोड़ा पक्षपातपूर्ण रवैया लगता है। मतदाता सूची में गड़बड़ी के भी गंभीर आरोप हैं। वहीं चाहे जितनी दलीलें दें लेकिन हकीकत है कि कई राजनीतिक दल और मतदाता ईवीएम से संतुष्ट नहीं है। आयोग ईवीएम में संग्रहित आंकड़े बताने से इनकार करता रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से कहा है कि ईवीएम में संग्रहित आंकड़े को न हटाया जाए। दरअसल हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने याचिका दायर की कि जली हुई ईवीएम की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर को इंजीनियर से सत्यापित किया जाए कि ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं हुई है। मगर यहाँ सवाल सत्यापन से अधिक संदेह का है। आरोपों से घिरे आयोग का जवाब देना ही होगा। मतलब ये जो आरोप लग रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि लोकतंत्र हमारा अच्छा, देखो पार्टी तो कोई भी है वो हमारा मुद्दा नहीं है, पार्टी कोई भी जीते, लेकिन चुनाव जो है वो हमारा निष्पक्ष होना चाहिए, कोई भी पार्टी जीते। अब ये सारी बात इलेक्शन कमीशन के ऊपर डिपेंड है कि वो इसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है, इसका कैसे जवाब देता है। ठीक है, चलिए लास्ट आर्टिकल है हमारा, और ये आर्टिकल कहीं ना कहीं आपको एथिक्स में काम करेगा, और ये बहुत शानदार आर्टिकल है। मैं कहता हूँ कि आपको ये जो आर्टिकल है ये आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये जो आर्टिकल है आपकी ज़िंदगी में भी काम आता है। ये जो आर्टिकल है आपको एथिक्स वाले पेपर में काम आएगा। कहीं ना कहीं एथिक्स वाले पेपर में आपको ये काम दिखाई देगा। एथिक्स वाले पेपर में आपको, एथिक्स पेपर में, नीति शास्त्र पेपर में आपको ये इसका रोल दिखेगा, और आपकी जो जीवन है उसमें 20 आर्टिकल का रोल दिखता है। और दुनिया मेरे आगे नाम से ये आर्टिकल आता है। दुनिया मेरे आगे, जनसत्ता में दुनिया मेरे आगे नाम से आर्टिकल देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं इस आर्टिकल में क्या है। सहजता का भाव, सहजता के भाव के ऊपर यहाँ बात की गई है। सहजता का भाव, प्रेम अंतर मन का, देख लेते हैं। प्रेम अंतर मन का शुद्ध भाव है, या यूं कहें वह धागा है जो दो जीवात्माओं को जोड़ता है। अब ये प्रेम क्या है? जो दो जीव को जोड़ दे। प्रेम सभी जीवात्माओं में मूल प्रकृति के रूप में मौजूद रहता। प्रेम हर जानवर में, हर इंसान में है। जरूरत है बस उसे उभारने की, उसे तलाशने की। प्रेम के बिना जीवन का अस्तित्व ही क्या है भला। दंपत्ति का प्रेम दाम्पत्य प्रेम या प्रणय कहा जाता है, तो ईश्वर से प्रेम की भक्ति। ठीक है, सूफी कवि हो या संत कबीर, परमात्मा के प्रति सर्वस्व अर्पित सर्वव्यापी एकनिष्ठ प्रेम की ही वकालतें करते हैं। आत्मा रूपी नायिका परमात्मा रूपी नायक से मिलने को बेताब है। सोचो मीराबाई ने खुद को नायिका माना और परमात्मा को नायक माना, है ना। प्रेम गली अति संकरी जामो दो ने समाही। श्रीमद् भगवद्गीता में भक्ति योग के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम तत्व को समझाने की कोशिश की। उनके अनुसार ईश्वर के प्रति शरणागति ईश्वरीय प्रेम की पराकाष्ठा है, जिससे पुष्टि मार्ग में पुष्टि कहा गया है। श्रद्धा, ममता, स्नेह और करुणा ये सब प्रेम के ही विविध रूप हैं। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है, वह देता है, लेता नहीं है। सच्चा प्रेम हमेशा निस्वार्थ होता है। हमेशा ध्यान रखना, जो बदले में कुछ ना चाहे वही प्यार है।
वही प्रेम है। वहाँ कामनाओं का संसार नहीं, बलिदान की भावना है। अपने प्रेमी के निरंतर उन्नत का सद्विचार है। सच्चा प्रेम आज़ाद करता है, बांधता नहीं है। उस पर अधिकार नहीं जताता, उसे मुक्त करता है। यूं जो आजकल पॉजिटिवनेस और क्रोध का मिश्रण फिल्मों या धारावाहिकों में दिखाया जाता है, वह प्रेम को हिंसा की ओर धकेलता है। सोचो, फिल्मों में क्या दिखाया जाता है? वो एक कपल है, वो अपनी वाइफ पे चिल्ला रहा है कि तुम कहाँ गई थी, ये कर रही थी। मतलब एक तरीके से प्रेशर, एक तरीके से दबाव, एक तरीके से हिंसा। ये प्रेम नहीं हो सकता। इसके सात्विक चेहरे को विकृत बनाकर प्रस्तुत करता है। दरअसल यह प्रेम बाजारीकरण का प्रवेश है। बाजार सनसनी बेचता है। प्रेम कभी आकर्षण है, कभी वात्सल्य, तो कभी वृद्ध सामाजिक चिंता भी। इसलिए वरिष्ठ कवि केदारनाथ सिंह लिखते हैं, उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। कितनी प्यारी बात है। आगे चलते हैं। आज लोगों ने प्रेम को वासना और कामना तक ही सीमित कर दिया है। उसके ऐन्द्रिक रूप की सर्वत्र चर्चा है। प्रेम के लिए रक्षार्थ लोग हिंसक और हत्यारे हुए जा रहे हैं। कभी घनानंद ने लिखा था, अति शूदो सने की मार्ग है, नेकुस सयानप बांक नहीं। कौन सी पार्टी पड़े हो लल्ला की लेहू पे देहू छंटाक नहीं। लेकिन लगता है कि आज ये मार्ग इतना सीधा और सरल नहीं रह गया है। उस मार्ग पर बटमार वेश बदल कर आ बैठे हैं। संस्कृति रक्षक और समाज के ठेकेदारों ने अपनी घुमटियाँ सजा ली है। इनकी कुंठाओं का प्रकाशन वैलेंटाइन डे जैसे मौक़ों पर होता रहता है। हमारा समाज प्रेमियों को उजड़ने की आज़ादी नहीं देता। आप सोचो, वैलेंटाइन डे पे क्या होता है? वैलेंटाइन डे पे कपल्स बने ब्रेकअप, ये क्या है? ये प्रेम है? अरे प्रेम तो वो है जो पूरी ज़िंदगी चले। अरे प्रेम तो वो है जो पूरी ज़िंदगी एक दूसरे को बांधे रखे। अरे प्रेम तो वो है जो एक दूसरे को आज़ाद करे। अरे प्रेम तो वो है जो किसी तरह का दबाव न ले। अरे प्रेम तो वो है जो एक दूसरे को अच्छा महसूस कराए। अरे प्रेम तो वो है जब एक दूसरे से मिले तो अच्छा महसूस है। अरे प्रेम क्या लड़का लड़की का होता है। अरे प्रेम क्या किसी चीज़ का होता है। अरे प्रेम तो जानवर से होता है। अरे प्रेम पेड़ से भी होता है। अरे प्रेम पंछी से भी होता है। अरे प्रेम पक्षी से भी होता है। प्रेम इंसान से भी होता है। प्रेम माँ से भी होता है। प्रेम बाप से भी होता है। प्रेम भाई से भी होता है। प्रेम बहन से भी होता है। प्रेम की कोई सीमा नहीं है। वह उनको पग घुंघरू बांध रखना चाहते हैं। ये प्रेम नहीं है। हालांकि समय बदल रहा है। साक्षरता के कारण आज वर वधु एक दूसरे को देख समझ कर ही विवाह करना पसंद करते हैं। विवाह नाम की संस्था का हमारे देश में पर्याप्त मान है, फिर चाहे वह प्रेम विवाह हो या सामाजिक रीति से। हाँ, वैसे हमारे यहाँ भी महानगरों में विवाह नामक संस्था का मान कम हुआ है। तलाक के मामले बढ़ रहे हैं। सहजीवन नामक नई पद्धति निकाल ली गई है, जहाँ दायित्व बोझ से मुक्ति पाई जा सके। सोचो, लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं लोग। सोचो आप। दरअसल प्रेम एक जिम्मेदारी का एहसास है और यायावारी से दूर एक अनुशासन भी। प्रेम है तो दुख भी होगा और कष्ट भी उठाने होंगे एक दूसरे के लिए। सोचो, प्रेम हो और आपको कष्ट ना मिले, हो ही नहीं सकता। ये एक समर्पण है, देहिक नहीं आत्मिक संतुष्टि है। ये शरीर की नहीं, ये आत्मा की संतुष्टि है। इसे युवा पीढ़ी को समझना होगा। आज प्रेम और संबंधों को टूटना एक ही नदी के दो घाट हो गए हैं। चाहे इधर बैठ जाइए उधर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की पीढ़ी प्रेम को एकमात्र एक दिवसीय उत्सव मनाती है। इस उत्सव में बाजार को भी अपना चकाचौंध भरा चेहरा लेकर आ गया है। एक गई दूसरी आई, एक गया दूसरा आया। क्या है ये? प्रेम है? नहीं, ये कुछ नहीं है। इस उत्सव में युवा एक दिन साथ हैं और दूसरे दिन जुदा जुदा। प्लूटोनिक प्रेम एक उपहास मात्र है। प्रेम पर विमर्श और निष्कर्ष की गुंजाइश नहीं है। ये किसी शर्त पर नहीं होता। सोच समझकर कहीं शतरंज की चालें चली जाती हैं। प्रेम के रास्ते तय नहीं किए जाते। वहां सहज निर्विकार होकर जाना होता है, जैसे एक भक्त इस भक्ति के मार्ग में आता है निष्कवच। आज हमारे तैयार हुए खास दिवस का बाजार लगभग 22,000 करोड़ रुपए का है। अलग अलग ऑनलाइन खरीदारी के मंचों पर कई तरह की रियायतें दी जा रही हैं। प्रस्ताव दिए जा रहे हैं प्रेम के इजहार के लिए। टेडी बियर, ग्रीटिंग कार्ड, चॉकलेट, गुलाब, आभूषण, फलाना डे, ये डे, चॉकलेट डे, रोज डे, हग डे। प्रेम इन चीज़ों से प्रेम नहीं बढ़ता। ये एक तरीके हो सकते हैं, लेकिन इनसे प्रेम नहीं बढ़ता। ये नई डेटिंग ऐप की तो कहीं भड़ास निकालने वाले ऐप की भरमार होती जा रही है। भावनाओं का सम्मान परस्पर कम हो गया। प्रेम की सहजता खत्म होती जा रही है। प्रेम की सहजता कम होती जा रही है, इसलिए कि प्रेम भी बाजार के रंगों में रंग गया है। हृदय की जगह शरीर पर अटक गया है। सुबह से शाम तक तुझको प्यार करूं, बस इतना ही प्रेम का मादा बचा है नई पीढ़ी में। ये प्यार न होगा कम, और तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नजरे जे समर्पित गीतों को पुकार कर विचलित नहीं करती। प्रेम भी 2 मिनट के सरोकार जैसा हो गया है। ऐसे में रीति कालीन कवि बोधों की पंक्तियां रह रहकर याद आती हैं। प्रेम को पंथ कराल महातरवार की धार पे धाव न हो। जरूरत इस बात की है कि प्यार के मासूम रिश्ते को बदनाम न कर इसके मर्म
को समझा और पहचान जाए, क्योंकि यही वह परम तत्व है जो राजनीति हो या परिवार या देश को एकजुट रख सकता है। प्रेम में इतनी ताकत है, एक कंट्री को एकजुट कर देता है। प्रेम में इतनी ताकत है कि दो लोगों को एकजुट कर देता है। प्रेम में इतनी ताकत है जितनी ताकत किसी चीज़ में नहीं है। प्रेम में इतना विनम्र भाव है जितनी ताकत किसी में नहीं है। तुम प्रेम से पूरी दुनिया हिला सकते हो। तुम प्रेम से पूरी दुनिया हिला सकते हो। आज का एडिटोरियल यहीं तक।